नमस्कार, आप देख रहे हैं बीके न्यूज। देश का सच दिखाते हैं हम। मैं आपके साथ रितिका श्रीवास्तव। आइए नजर डालते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों पर। अदानी और सोरोस पर ये क्या बोल गए डिंपल यादव। संसद ठप होने पर कांग्रेस भाजपा और दोनों को दी नसीहत। संसद का शीतकालीन सत्र एक बार फिर हंगामे की भेंट चढ़ने वाला है। 25 नवंबर से शुरू हुए शीतकालीन सत्र में नाम मात्र भी काम नहीं हो पाया। जहां विपक्षी अदानी के मुद्दे पर बहस करना चाहता है, तो वही सत्ता पक्ष जॉर्ज सोरोस का मुद्दा उठा रहा है। आलम ये कि ना तो संसद चल पा रही है और ना ही किसी मुद्दे पर सहमति बन पा रही है। अब मैनपुरी से समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव ने कांग्रेस और भाजपा दोनों को ही नसीहत दे दी है। 2000 करोड़ रुपए का आईपीओ ला रही हैं ये कंपनियां। डॉक्यूमेंट्स, ट्रैवल, क्विक सर्विस, रेस्टोरेंट और एयरपोर्ट लाउंज ऑपरेट करने वाली कंपनी ट्रैवल फूड सर्विसेज ने आईपीओ लाने के लिए सेबी के पास डॉक्यूमेंट जमा कराए हैं। सेबी के पास जमा किए गए डॉक्यूमेंट्स के अनुसार ट्रैवल फूड सर्विसेज अपने इस आईपीओ से 2000 करोड़ रुपए जुटाना चाहता है। मुंबई बेस्ड ये कंपनी तेजी से बढ़ रहे एविएशन मार्केट में क्यूएसआर और लाउंज सेक्टर में शानदार प्रदर्शन कर रही है। क्रिसिल की एक रिपोर्ट के मुताबिक वित्त वर्ष 2024 में ट्रैवल फूड सर्विसेज ने इस सेक्टर में सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट किया है। जयपुर में सीएम के काफिले से भिड़ी कार, कई पुलिसकर्मी घायल, खुद अस्पताल लेकर पहुंचे भजन लाल। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के काफिले से एक कार टकरा गई। इस हादसे में कई पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए। मुख्यमंत्री घायलों को लेकर खुद अस्पताल पहुंचे। बताया जा रहा है कि ये हादसा एनआरआई सर्किल के पास हुआ। हालांकि हादसा कैसे हुआ, अभी तक इसकी प्रमाणिक जानकारी सामने नहीं आ सकती है। सीएम भजन लाल शर्मा उपराष्ट्रपति के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जा रहे थे। किस तरह के लोग पीछे रह जाते हैं, आज सीएम योगी ने खुलकर बता दिया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को बदलते वक्त के साथ तालमेल बिठाने के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि जो लोग जोखिम के लिए तैयार नहीं होते वे हमेशा पीछे रह जाते हैं। आदित्यनाथ ने गोरखपुर में महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के 92वें संस्थापक सप्ताह समारोह के समापन कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए समाज और राष्ट्र के कल्याण के लिए सामूहिक प्रयास और एकता के महत्व को भी रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि समय का चक्र बिना किसी की प्रतीक्षा किए निरंतर चलता रहता है। जो लोग जोखिम के लिए तैयार नहीं होते हैं और खुद को ढाल नहीं पाते हैं, वे हमेशा पीछे रह जाते हैं। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका से खत्म कर देंगे बर्थ राइट सिटीजनशिप। जानिए लाखों भारतीयों का क्या होगा असर। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि जन्म से मिलने वाली नागरिकता बेहुदा है और 20 जनवरी को पदभार संभालने के बाद वह इसे खत्म करना चाहते हैं। अमेरिका में पैदा होने वाले हर बच्चे को अमेरिकी नागरिकता मिलने का अधिकार संविधान में 150 से ज्यादा वर्षों से है। ट्रंप ने एक इंटरव्यू में साफ कहा कि हमें इसे बदलना होगा, इसे समाप्त करना होगा। ऐसे में चलिए आपको अमेरिका के बर्थ राइट सिटीजनशिप के बारे में बताते हैं, साथ ही यह भी बताते हैं कि इसे खत्म होने से भारतीयों पर इसका क्या असर पड़ेगा। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव, मल्लिकार्जुन खड़गे ने कही ये बात। राज्यसभा में विपक्ष द्वारा सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया गया है। इसे लेकर आज कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि बहुत पीड़ा दुख के साथ कुछ तथ्यों को रखने आए हैं। भारत का उपराष्ट्रपति पद देश का सबसे दूसरा बड़ा संवैधानिक पद है। राधा कृष्णन, शंकर दयाल शर्मा, हिदायतुल्लाह, के.आर. नारायण जैसे महान लोग इस पद पर बैठ चुके हैं। 1952 से आज तक कभी किसी उपराष्ट्रपति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया गया है, क्योंकि वे लोग नियम और दलगत राजनीति से ऊपर सदन को चलाते रहे हैं। आज नियम को छोड़कर राजनीति ज्यादा हो रही है। फोन पर फॉलोअर से बात कर रही थी इन्फ्लुएंसर, पति ने की बेरहमी से हत्या, लाश के सामने रात भर बिलखती रही बेटी। इंटरनेट मीडिया इन्फ्लुएंसर के पति ने इंटरलॉकिंग टॉयल के द्वार पर बेरहमी से हत्या कर दी गई। फॉलोअर से फोन पर बातचीत करने के अवैध संबंधों को शक जताते हुए वारदात को अंजाम दिया। घटना के बाद देर रात आरोपित पत्नी का मोबाइल लेकर मौके से भाग गया। हत्या के समय तीनों बेटियां भी कमरे में सो रही थी। मूल रूप से प्रयागराज निवासी राजू ऑटो चालक है। 11 साल पहले राजू की शादी कंकर खेड़ा के रोहटा रोड स्थित
लखवाया निवासी 31 वर्षीय सीमा कश्यप पुत्री चेनपाल से हुई थी। दंपति की 3 बेटियां 10 वर्षीय वंशिका, 6 वर्षीय अंशिका और 3 वर्षीय प्रियांशी है। सीमा इंटरनेट मीडिया इन्फ्लुएंसर थी जो वीडियो बनाकर इंटरनेट मीडिया पर अपलोड करती थी। दहेज उत्पीड़न मामलों में कानून का दुरुपयोग रुकना ही चाहिए, अदालत से सावधान रहिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। अपनी पत्नी और ससुराल वालों द्वारा कथित उत्पीड़न के कारण बेंगलुरु के एक IT प्रोफेशनल की खुदकुशी की घटना जहां सुर्खियों में है, वहीं सुप्रीम कोर्ट में एक अलग मामले में महिलाओं द्वारा अपने पतियों के खिलाफ दर्ज कराए गए वैवाहिक विवाद के मामलों में क्रूरता कानून के दुरुपयोग के खिलाफ चेतावनी दी। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि दहेज उत्पीड़न के मामलों में अदालतों को कानून का दुरुपयोग रोकने के लिए सावधानी बरतनी चाहिए और पति के सगे संबंधियों को फंसाने की प्रवृत्ति को देखते हुए निर्दोष परिवार के सदस्यों को अनावश्यक परेशानी से बचाना ही चाहिए। जस्टिस BV नागरत्ना और जस्टिस N कोटेश्वर सिंह की पीठ ने कहा कि वैवाहिक विवाद से उत्पन्न आपराधिक मामले में परिवार के सदस्यों की सक्रिय भागीदारी को इंगित करने वाले विशिष्ट आरोपी के बिना उनके नाम का उल्लेख शुरू में ही रोक दिया जाना चाहिए। संजय मल्होत्रा ने RBI के 26वें गवर्नर के रूप में संभाला कार्यभार। अगले 3 साल तक निभाएंगे अहम जिम्मेदारी। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के रूप में लगातार 2 कार्यकाल पूरा करने के बाद शक्तिकांत दास ने मंगलवार को पद छोड़ दिया। शक्तिकांत दास के पद छोड़ने के बाद संजय मल्होत्रा ने बुधवार 11 दिसंबर से भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI के 26वें गवर्नर के रूप में पदभार संभाला। संजय मल्होत्रा आज RBI हेडक्वार्टर पहुंचे, जहां उनका सीनियर अधिकारियों ने स्वागत किया, जिसके बाद संजय मल्होत्रा ने अगले 3 सालों के लिए केंद्रीय बैंक के गवर्नर का पदभार संभाला है। इस मौके पर संजय मल्होत्रा के साथ डिप्टी गवर्नर स्वामीनाथन JM राजेश्वर राव और T रविशंकर भी मौजूद रहे। दूसरे कदम उठाने होंगे। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले को लेकर RSS की खरी केंद्र सरकार से की मांग। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं के खिलाफ हिंसा अभी थमी नहीं है। बांग्लादेश की यूनुस सरकार ने खुद माना है कि हसीना सरकार के जाने के बाद देश में अल्पसंख्यकों पर 88 बार हमले हुए हैं। उधर इन घटनाओं को लेकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS ने भी चिंता जाहिर की है। RSS ने बांग्लादेश के हिंदुओं पर हो रहे हमलों को लेकर चिंता जाहिर की है। RSS के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील आम्बेकर ने कहा कि केंद्र सरकार को बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रहे अत्याचार को रोकने के लिए और ठोस कदम उठाने चाहिए। नागपुर में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा, बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है उससे हर हिंदू को आक्रोशित होना चाहिए। बता दें कि सकल हिंदू समाज के तले कार्यक्रम का आयोजन बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदू, बौद्ध, जैन और अन्य समुदायों के खिलाफ हो रहे हमलों की निंदा करने के लिए आयोजित किया गया था। सीता को ब्याह कर अयोध्या पहुंचे श्री राम। स्वागत में फूलों की वर्षा हुई, त्रेता युग जैसा सत्कार। अद्भुत नजारा। जनकपुर से आई राम की बारात, चला परछन चली सखियां। करा परछन की तैयारी, राम गवना लेके आएंगे दूल्हा अवध किशोर। परछन चलो सखिया जैसे मंगल गीत बज रहे हैं। ढोल नगाड़े की थाप पर कोई नाच रहा है तो कोई गा रहा है। आतिशबाजी की जा रही है, महिलाएं झूम रही हैं, वेद पाठी मंत्रोच्चार कर रहे हैं। कुछ ऐसा ही अद्भुत दृश्य मंगलवार की दोपहर अयोध्या धाम में था। यह अवसर था जनकपुर से लौटी प्रभु श्री राम की बारात के स्वागत का, जिसमें पूरे नगर के लोग श्रद्धा भाव और सम्मिलित हो पुष्प वर्षा कर रहे थे। पूरा दृश्य देख ऐसा लग रहा था कि जैसे अयोध्या में त्रेता युग उतर आया हो। विवाह पंचमी तिथि पर 6 दिसंबर को श्री सीताराम विवाह उत्सव के उपरांत माता जानकी व तीनों अनुजों के साथ जनकपुर से लौटे भगवान श्री राम व उनके बारातियों का मंगलवार को रामनगरी के साधु संतों व समस्त नर नारियों ने भव्य अभिनंदन किया। 16 GB रैम 512 GB स्टोरेज वाले धाकड़ स्मार्टफोन iQ13 की सेल हजारों रुपए बचा सकते हैं। iQ13 5G की सेल भारत में शुरू हो गई है। iQOO का यह फोन पिछले साल लॉन्च हुए iQOO 12 का अपग्रेड मॉडल है। इस फोन में 16 GB रैम 512 GB स्टोरेज और 6000 mAh बैटरी जैसे दमदार फीचर दिए गए हैं। इस फोन का सीधा मुकाबला OnePlus, सैमसंग, Realme, Xiaomi जैसे ब्रांड के फ्लैगशिप फोन से है। iQOO के फ्लैगशिप स्मार्टफोन को 2 स्टोरेज वेरिएंट 12 GB रैम प्लस 256 GB और 16 GB रैम प्लस 512 GB
में खरीदा जा सकता है। फोन की शुरुआती कीमत 54,999 रुपए है, वहीं इसका टॉप वेरिएंट 59,999 रुपए में आता है। यह फ्लैगशिप फोन 2 कलर ऑप्शन लीजेंड और नार्डो ग्रे में आता है। बिजली के निजीकरण के विरोध में राष्ट्रव्यापी आंदोलन की घोषणा 22 को लखनऊ और 25 दिसंबर को चंडीगढ़ में पंचायत। पूर्वांचल और दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगमों के निजीकरण को लेकर कर्मचारियों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। बुधवार को लखनऊ में नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एम्प्लॉयज एंड इंजीनियर्स की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक हुई, जिसमें निर्णय लिया गया कि उत्तर प्रदेश में बिजली के निजीकरण की किसी भी एक तरफा कार्रवाई के विरोध में राष्ट्रव्यापी विरोध प्रदर्शन होगा। 13 और 19 दिसंबर को निजीकरण के विरोध में देश भर में विरोध सभाएं की जाएंगी। 22 दिसंबर को लखनऊ में और 25 दिसंबर को चंडीगढ़ में निजीकरण के विरोध में विशाल बिजली पंचायत आयोजित की जाएगी। NCCOEE ने निर्णय लिया कि यदि उत्तर प्रदेश के विद्युत वितरण निगमों के निजीकरण की कोई भी एक तरफा कार्रवाई प्रारंभ की गई तो उसी दिन बिना कोई नोटिस दिए देश के 27 लाख बिजली कर्मचारी सड़कों पर उतरने के लिए बाध्य होंगे और देशव्यापी विरोध प्रदर्शन करेंगे। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि चंडीगढ़ की विद्युत व्यवस्था जिस दिन निजी कंपनी की हैंडओवर करने की कार्रवाई की गई उस दिन भी इसी प्रकार की राष्ट्रव्यापी कार्रवाई होगी। कोको कोला ने बेच दी 40% हिस्सेदारी। इस कंपनी के साथ हुआ मोटा सौदा। ग्लोबल बेवरेजेस कंपनी कोको कोला ने अपने बॉटलिंग कारोबार यूनिट हिंदुस्तान कोको कोला बेवरेजेस प्राइवेट लिमिटेड में 40% हिस्सेदारी जुबिलेंट भरतिया ग्रुप को बेच दिया है। पीटीआई की इस खबर के मुताबिक कोको कोला ने इस डील की रकम का खुलासा नहीं किया है। वैसे चर्चा है कि यह डील करीब 10,000 करोड़ रुपए की है। भारत में कोको कोला की सबसे बड़ी बॉटलिंग कंपनी हिंदुस्तान कोको कोला बेवरेजेज प्राइवेट लिमिटेड की मूल कंपनी है। खबर के मुताबिक बयान में कहा गया है कि यह बदलाव और निवेश कोको कोला के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है, क्योंकि कंपनी दुनिया को तरोताजा करने और बदलाव लाने के अपने मकसद को आगे बढ़ा रही है। कोको कोला इंडिया के अध्यक्ष संकेत रे ने कहा कि हम भारत को कोको कोला सिस्टम के जुबिलेंट भरतिया समूह का स्वागत करते हैं। उन्होंने कहा कि विभिन्न क्षेत्रों में अपने विविध अनुभव के साथ जुबिलेंट दर्शकों का समृद्ध अनुभव लेकर आया है। यह कोको कोला सिस्टम को गति देने में मदद करेगा, जिससे हम बाजार में जीत हासिल कर सकेंगे और स्थानीय समुदायों और उपभोक्ताओं को अधिक मूल्य प्रदान कर सकेंगे। लखनऊ के रिंग रोड स्थित एक सिनेमा हॉल में रात के दौरान पुष्पा 2 का शो चल रहा था। इस दौरान कुछ लोग वोटिंग करने लगे। इस पर जमकर गाली गलौज और मारपीट हुई। रिंग रोड स्थित विन मल्टीप्लेक्स में जमकर लात घूंसे चले। इसकी वजह से सिनेमा हॉल में अफरा तफरी मच गई, जिसमें कुछ महिलाएं और बच्चे घायल हो गए। सिनेमा हॉल के मैनेजर ने विकास नगर पुलिस को इस घटना की सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थिति को कंट्रोल में लिया और पुलिस ने बवाल कर रहे 6 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। मल्टीप्लेक्स के मैनेजर की तहरीर पर पुलिस ने केस दर्ज किया। मल्टीप्लेक्स के मैनेजर ने शिकायत देकर पुलिस को बताया कि सिनेमा हॉल में पुष्पा 2 की मूवी का शो चल रहा था। इस दौरान 2 गुट आपस में लड़ने लगे और मारपीट करने लगे। झगड़ा कर रहे पक्ष समझाने के बाद भी वहां से नहीं हटे और झगड़ा फसाद करने लगे। बताया जा रहा है कि मारपीट की वजह से सिनेमा हॉल में भगदड़ जैसे हालात बन गए थे। मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को वहां से हटाया और अपने थाने ले गई। इसके बावजूद मूवी फिर से शुरू हुई। बेंगलुरु के इंजीनियर अतुल सुभाष के सुसाइड केस पर देश भर में चर्चा हो रही है। अतुल सुभाष ने पत्नी से प्रताड़ित होकर सुसाइड कर लिया था, लेकिन सुसाइड से पहले 24 पन्नों का सुसाइड नोट लिखा था और अपनी आप बीती एक वीडियो में रिकॉर्ड की थी। इस वीडियो के सामने आने के बाद देश भर में अतुल सुभाष को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। आखिर एक व्यक्ति अपनी पत्नी की प्रताड़ना से कितना परेशान हुआ होगा कि उसने सुसाइड ही कर लिया। सुसाइड नोट में अतुल सुभाष ने अपनी पत्नी निकिता सिंघानिया और उसके परिजनों को अपनी मौत का जिम्मेदार बताया है। अतुल सुभाष के सुसाइड मामले में बीजेपी सांसद और एक्ट्रेस कंगना रनौत का बयान सामने आया। कंगना ने कहा कि इस मामले का रिव्यू तो करना ही चाहिए, साथ ही इस तरह की घटना से निपटने के लिए एक अलग बॉडी भी बनानी चाहिए। कंगना ने कहा कि अगर लोग इसे एक धंधा बना लेंगे, उससे करोड़ों रुपए मांगे जा रहे थे जो उसकी कैपेसिटी से बाहर था, ये निंदनीय है। युवाओं पर इस तरह का बोझ नहीं होना चाहिए। जो उनकी सैलरी थी उससे 3 गुना 4 गुना वह प्रोवाइड करा रहे थे।
कंगना ने यह भी कहा कि एक गलत महिला का उदाहरण लेकर जितनी महिलाओं को हर दिन प्रताड़ित किया जा रहा है उसे नहीं झुठला सकते। 99% शादी में पुरुषों का ही दोष होता है, इसलिए ऐसी गलतियां हो जाती हैं। 2030 तक भारत में 8 करोड़ ईवी का टारगेट, 3.4 लाख करोड़ रुपए का निवेश करेंगी कंपनियां। घरेलू और विदेशी कंपनियां अगले 6 वर्षों में भारत के इलेक्ट्रिक वाहन और सहायक उद्योगों में 3.4 लाख करोड़ रुपए के भारी निवेश की घोषणा कर चुकी हैं। बुधवार को एक रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई कि रियल एस्टेट सलाहकार कोलियर्स इंडिया ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि ईवी की स्वीकार्यता की रफ्तार तेजी नहीं पकड़ पाई है और वर्ष 2030 तक ईवी की संख्या 30% करने के लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में प्रगति सुस्त रही है। भारत में ईवी इलेक्ट्रिक मोबिलिटी में नया जोश शीर्षक वाली रिपोर्ट कहती है कि भारत में कुल वाहनों में ईवी का अनुपात फिलहाल 8% है। इसने वर्ष 2024 में लगभग 20 लाख ईवी की बिक्री का अनुमान भी लगाया है। कोलियर्स इंडिया ने कहा कि भारत ने 2030 तक सड़कों पर 8 करोड़ ईवी के साथ 30% इलेक्ट्रिक वाहनों की मौजूदगी का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है, लेकिन बिक्री की मात्रा में लगातार वृद्धि और केंद्रीय सरकारी प्रयासों के बावजूद अब तक प्रगति की रफ्तार सुस्त ही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईवी सेगमेंट में अलग अलग कंपनियों ने वर्ष 2030 तक चरणबद्ध तरीके से $40 अरब करीब 3 करोड़ 40 लाख रुपए के संभावित निवेश की घोषणा की है। इसमें से $27 अरब लिथियम आयन बैटरी के विनिर्माण और $9 अरब मूल उपकरण एवं ईवी विनिर्माण पर निवेश करने की योजना है। फर्जी विमर्श मत गढ़िए, रेलवे के निजीकरण के सवाल पर भड़के रेल मंत्री, बताया कितना काम हुआ। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बुधवार को विपक्षी दलों को भारतीय रेलवे के निजीकरण के मामले में फर्जी विमर्श गढ़ने से आगाह किया। उन्होंने कहा कि रेलवे के निजीकरण का सवाल ही नहीं उठता है। लोकसभा में रेल विधेयक 2024 पर चर्चा का जवाब देते हुए उन्हें यह भी स्पष्ट किया कि रेलवे का पूरा ध्यान गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों पर है। वैष्णव ने कहा कि इस समय रेलवे में 58,642 रिक्त पदों पर भर्ती की प्रक्रिया चल रही है। रेल मंत्री ने कहा, रेलवे का पूरा ध्यान गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों पर है। रेलगाड़ियों में गैर एसी डिब्बे 2/3 होते हैं और एसी डिब्बे 1/3। करीब 12,000 नए सामान्य कोच बनाए जा रहे हैं। हमारा प्रयास है कि हम ट्रेन के जनरल डिब्बे ज्यादा हों, उनके अनुसार रेलवे सुरक्षा पर पूरा जोर दिया गया है और व्यापक पैमाने पर काम हुआ है। मंत्री ने कहा कि 1.23 लाख किलोमीटर लंबी पुरानी पटरियों को बदला गया और नई प्रौद्योगिकी का सहारा भी लिया गया है। वैष्णव ने कहा कि हम हर घटना की जड़ में जाते हैं और प्रक्रिया तकनीक समेत जहां भी बदलाव जरूरी हो वह करके रेलगाड़ियों के पटरी से उतरने और ट्रेन हादसों की संख्या को कम करें और सुरक्षा बढ़ाएंगे। इसके लिए मोदी सरकार प्रतिबद्ध है। मामूली बढ़त लेकर बंद हुआ शेयर बाजार, जानिए कहां रही तेजी और कहां आई गिरावट। शेयर बाजार आज बुधवार को सपाट बंद हुआ। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक सेंसेक्स आज 0.02% या 16 अंक की बढ़त से लेकर 81,526 पर बंद हुआ। बाजार बंद होते समय सेंसेक्स के 3 शेयरों में से 18 शेयर लाल निशान पर और 12 शेयर हरे निशान पर थे। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक निफ्टी भी आज बुधवार को बढ़त लेकर बंद हुआ। यह 0.11% या 26 अंक की बढ़त लेकर 24,636 पर बंद हुआ। बाजार बंद होते समय निफ्टी के 50 शेयरों में से 26 शेयर हरे निशान पर, 23 शेयर लाल निशान पर और एक बिना किसी बदलाव के ट्रेड कर रहा था। अब नहीं रुकेगा कोई भी मनोरंजन, आ गया है रंग टीवी का एंड्रॉयड एप्लीकेशन। रंग टीवी के एंड्रॉयड एप्लीकेशन पर आपको सभी प्रकार की फिल्में फ्री देखने के लिए मिलेंगी और साथ ही लाइव टीवी शोज देखने के लिए मिलेंगे। अभी डाउनलोड करें, प्ले स्टोर पर जाएं और रंग टीवी प्ले स्टोर पर डालें और डाउनलोड करें रंग टीवी ऐप।